आज के क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक विचारक जीन बोंदा के बारे में। बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक था, दार्शनिक था, जिसका जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। और बोंदा का जन्म और समय काल एक ऐसा टाइम पीरियड था जब फ्रांस गृह युद्ध और धर्म युद्धों का अखाड़ा बना हुआ था। उसके टाइम पीरियड में 1562 से 1598 तक फ्रांस में उस टाइम 9 गृह युद्ध हो चुके थे और एक धार्मिक आंदोलन भी चल रहा था जिसका नाम था पॉलिटिक्स। और बोंदा इससे बहुत बड़ा प्रभावित था और उसने अपने जो विचार दिए संप्रभुता का, वो इस गृह युद्ध की समाप्ति करने के लिए एक शक्तिशाली राजा जो अपने आदेश को हर जगह लागू कर सके और उसको चुनौती देने वाली एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कोई दूसरी शक्ति ना हो, इसी के आधार पर उसने अपना संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। अब देखते हैं कि बोंदा ने कौन कौन सी मुख्य किताबें लिखी थी, रचनाएं बोंदा की। तो बोंदा ने मुख्य रूप से 5 किताबें लिखी थी, जिसमें पहली है रेस्पॉन्स, दूसरी है डोमिनोमिनी, तीसरी है हेप्टालोमर्स, चौथी है यूनिवर्स नेचर थिएटरम, और जो सबसे महत्वपूर्ण है 6 लिवर डी लो रिपब्लिक, जिसे रिपब्लिक भी कहा जाता है, जिसका प्रकाशन 1576 ईस्वी में हुआ था। और इस बुक का उद्देश्य था उसका गृह युद्ध में राजा की स्थिति को मजबूत जो 6 लॉ ऑफ दी रिपब्लिक थी इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसकी अध्ययन पद्धति क्या थी, मेथड क्या था। बोंदा ने मुख्य रूप से ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया। ऐतिहासिक तथा इतिहास के उदाहरण लेकर अपना विश्लेषण पद्धति का रुख अपनाया। उसकी पद्धति का मूल तत्व दर्शन और इतिहास का कोऑर्डिनेशन था, समन्वय था। उसने विधि को स्वरूप और उसके मूल रूप को समझने के लिए इतिहास और तुलनात्मक पद्धति का पर बल दिया। तो उसका मुख्य कहना यह था कि विधि और राजनीति का अध्ययन इतिहास के साथ ही कई चीज़ों को, जैसे भौगोलिक परिवेश, भूगोल, जलवायु इत्यादि को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो ये उसकी थी अध्ययन पद्धति। अब हम जो उसका मुख्य विचार है जो आपके सिलेबस में है कि उसका प्रभु सत्ता संबंधी विचार क्या था, वो पढ़ेंगे। तो बोंदा क्या कहता है प्रभु सत्ता का सिद्धांत। पहली बात उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया था। रिपब्लिक बुक में उसने अपना सिद्धांत दिया था और उसके राजदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग था संप्रभुता का सिद्धांत। बोंदा क्या कहता है कि संप्रभुता वह विभाजक रेखा है जो राज्य को अन्य परिवारों से पृथक करती है। अन्य परिवार अर्थात राज्य में रहने वाली दूसरी संस्थाओं से अलग करने का काम करती है। और उसके अनुसार मत में संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयोग की जाने वाली ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं होती, अर्थात कानूनों के बंधन से मुक्त है। वो उस पर कानून का बंधन लागू नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या है कि विधि जो प्रशासनिक, प्रत्येक स्वतंत्र समुदाय में ऐसी कोई शक्ति होनी चाहिए, विधिवत प्रशासनिक समुदाय में, जो एक ऐसे व्यक्ति में निहित हो, एक या ऐसे अनेक व्यक्तियों में, जिससे विधियों की स्थापना हुई और जो स्वयं कानून का स्रोत हो। आगे पढ़ेंगे जिसको आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट जो प्रभु सत्ता के संबंध में बोंदा कहता है वो कि प्रभु सत्ता एक राज्य में शासन करने की निरपेक्ष स्थायी शक्ति है। निरपेक्ष अर्थात उसके तुलना नहीं की जा सकती किसी दूसरी शक्ति के साथ। स्थायी शक्ति है, निरपेक्ष और स्थायी, कि वो स्थायी है, कभी खत्म नहीं हो सकती। जब तक राज्य है प्रभु सत्ता रहेगी। और राज्य अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों पर निरपेक्ष अंतिम शक्ति रखता है। इसका कहने का ये भाव है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि राज्य लौकिक विषयों पर पोप और पवित्र रोमन सम्राट जैसे किसी भी बाहरी प्राधिकारी के अधिकार को नहीं मानता और वे सामंतों के अधिकारों को भी मान्यता नहीं देता, क्योंकि इन तरीके के अधिकार देने से राज्य की प्रभु सत्ता की निरपेक्षता को कम हो जाती है, अर्थात उसके बराबर दूसरे समुदाय खड़े हो जाते तो राज्य की निरपेक्षता कम हो जाती है। नेक्स्ट वो कहता है कि प्रभु सत्ता शाश्वत और स्थायी होती है।
शाश्वत मतलब कंटिन्यू होती है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गई फिर प्रभुसत्ता टूट गई आगे, नहीं, कंटिन्यूटी होती है इसमें, और स्थायी होती है, और जिसका आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अधेय होती है, किसी दूसरे को सौंपी नहीं जा सकती, राज्य में ही निवास करती है। नेक्स्ट वो कहता है कि प्रभुसत्ता कानून से नियंत्रित नहीं होती, बल्कि वे स्वयं कानून का स्रोत है। जो अपने द्वारा बनाए गए कानून है उनके द्वारा वो नियंत्रित नहीं होगी। ईश्वरीय कानून के द्वारा वो हो सकता नियंत्रित हो, पर राज्य के द्वारा बनाए गए कानून से संप्रभुता नियंत्रित नहीं होगी, क्योंकि संप्रभुता खुद एक कानून का सोर्स है, स्रोत है, और संप्रभु का आदेश ही कानून है। नेक्स्ट वो कहता है कि संप्रभुता कोई होता है राज्य का, उसको युद्ध की घोषणा, दूसरे राज्यों के साथ शांति संधियाँ करना, राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति करना, न्यायपालिका के कार्य करने, मुद्रा का चलाना और कर लगाने के अधिकार प्राप्त होते हैं। जो एक और बात, जो मुख्य बात वो कहता है कि संप्रभुता जनता में निहित होती है। ये उसका बहुत ही एक उदारवादी विचार है कि संप्रभुता जनता में रहती है और जनता के प्रसाद पर्यंत ही शासक उसका प्रयोग करता है, और निश्चित अवधि के उपरांत ये शक्ति पुनः जनता में लौट आती है, अर्थात चुनाव के माध्यम से वो किसी और को एक बार दे दिया, आगे बार वो किसी और व्यक्ति को उसका अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति वो देगा। तो ये उसका संप्रभुता का मुख्य सिद्धांत था, और उसकी विशेषताएं जो उभर कर सामने आती है वो मुख्य रूप से हम देखते हैं तो 5-6 विशेषताएं। पहली विशेषता है कि संप्रभुता सर्वोच्च और सार्वभौमिक होती है। एक सीमित क्षेत्र में वो सर्वोच्च होती है और सार्वभौमिक अर्थात सब जगह समान रूप से लागू होती है अपने राज्य में वो। सेकंड है कि प्रभु सत्ता शाश्वत और स्थायी है। संप्रभु शक्ति को धारण करने वाला हो सकता है कि राजा मर जाए, परंतु संप्रभुता कभी नहीं मरती, क्योंकि राजा मरेगा तो उसका पुत्र या फिर दूसरा शासक उसको ग्रहण कर लेगा। तीसरी जो संप्रभुता की विशेषता है बोंदा की, वो है कि प्रभु सत्ता कानूनों का स्रोत है, अर्थात मानवीय और विधेयात्मक कानून के बंधन से मुक्त है। वो खुद अपने आप कानून बनाने वाला है, वो उनसे बंधा हुआ नहीं है। नेक्स्ट जो बात कहता है संप्रभुता की विशेषता, वो यही है कि ये एक राज्य का अनिवार्य तत्व है, जिसके अभाव में राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते। और एक बात और कहता है कि प्रभु सत्ता आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की होती है। आंतरिक अर्थात भौगोलिक क्षेत्र में सर्वशक्ति, और बाह्य मतलब दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने में अपनी स्वायत्ता रखता है, किसी के बंधन से बंधा हुआ नहीं है। लास्ट जो विशेषता वो बताता है कि संप्रभुता किसी दूसरी शक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती, अर्थात ये अधेय होती, किसी को दूसरे को नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बोंदा ने कहा है कि प्रत्येक सुव्यवस्थित राज्य में अविभाज्य शक्ति का होना बहुत जरूरी है, ताकि अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो। बोंदा क्या कहता है कि राजतंत्रात्मक शासन में यह अविभाज्यता सार्वभौमिक शक्ति राजा में निहित होती है, और राजा अगर किसी दूसरे व्यक्तियों की राय मानकर अपनी संप्रभुता का यूज करता है तो वो सामूहिक रूप से राजा की मंडली में निवास होते हैं, जिसे कुलीन तंत्र कहते हैं। और जब संप्रभु शक्ति का क्षेत्र किसी व्यक्ति विशेष या समूह में न रहकर जनसाधारण के हाथों में चला जाता है तो वह शासन का स्वरूप प्रजातांत्रिक हो जाता है। तो इस प्रकार शासन के परिवर्तन का एकमात्र कारण संप्रभु शक्ति का निवास है, कि वो कहाँ निवास कर रही है उसके हिसाब से हम शासन व्यवस्था का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये संप्रभुता का उसका सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं थी। लास्ट में हम देखेंगे कि प्रभु सत्ता पर सीमाएं क्या है, जो बोंदा की सीमाएं या उसके अंतर्विरोध वो क्या कहता है कि प्रभु सत्ता पर किस 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 सीमाएं हैं। तो बोंदा की संप्रभुता पर पहली सीमा ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों की है। तो स्पष्ट है कि बोंदा के प्रभु सत्ताधारी पर ईश्वरीय कानून और प्राकृतिक कानून की सीमाएं लगी हुई है, और प्रकृति के कानूनों को न मानने वाला राज्य संगठित हिंसा मात्र है। तो इतना स्वाभाविक स्थिति ये निकलती है कि कानूनों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध कोई वैधानिक या राजनीतिक महत्व नहीं रखते हैं, वे स्वेच्छा से प्रतिबंध लगाए गए। मतलब ये इन प्रतिबंधों को लगाने की जो व्याख्या है, जो प्राकृतिक कानून है, इनकी व्याख्या का अधिकार राज्य को है, और किसी व्यक्ति को अपने ऊपर जो नियम लागते हैं उनकी व्याख्या का अधिकार उससे है, तो वो व्याख्या अपने सुविधा अनुसार करेगा। तो व्यवहार में ये एक नाम मात्र का बंधन है, जो वास्तविक रूप से नहीं है। दूसरा जो प्रतिबंध
की बात करता है बोंदा, तो वो ये कहता है कि संपत्ति के अधिकार को वो प्राकृतिक और अलंघनीय मानता है बोंदा। और वो कहता है कि प्रभु सत्ताधारी किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति उसकी बिना सहमति के नहीं छीन सकता। तो इस प्रकार व्यक्तिगत संपत्ति राज्य अगर नहीं छीन सकता तो वो एक तरीके से संप्रभुता पर सीमाएं है। तीसरा प्रतिबंध वो लगाता है देश के मौलिक कानूनों का। बोंदा कहता है कि प्रत्येक देश के संविधान में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसका उल्लंघन राजा को नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे संवैधानिक कानून होते हैं जिन पर स्वयं प्रभु सत्ताधारी आधारित होती है, तो उनका उसे उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार संप्रभुता पर वो 3 प्रतिबंध लगाते हैं। तो इस प्रकार इस पर निष्कर्ष रूप से हम ये लिख सकते हैं कि बोंदा एक ओर तो संप्रभुता को असीम बतलाता है और दूसरी ओर उसे विभिन्न बंधनों से बांध देता है। उसके सिद्धांत में व्यवहारिकता की कमी के कारण कई दोष उत्पन्न हो गए हैं। तो बोंदा ये समझ नहीं सका कि वैधानिक सिद्धांत निरूपण में राजनीतिक एवं नैतिक मर्यादाओं का कोई स्थान नहीं होता है, कि जैसा कि मैकियावली ने कहा था कि राजा पर कोई नैतिक प्रतिबंध नहीं होते हैं, वो सर्वत्र। तो उसका संप्रभु एक ओर तो राज्य में स्वेच्छापूर्ण कानूनों का निर्माण करता है और वहीं दूसरी ओर वो प्राकृतिक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उसे ध्यान रखना पड़ता है। एक तरफ तो वो प्रभु निर्मित विधियाँ आज्ञाएं कानून है जो प्रजा पर सामूहिक रूप से किसी न किसी रूप से लागू होती है, दूसरी तरफ वो यही बात कहता है कि प्राकृतिक विद्वानों के विपरीत कार्य करने के लिए उसके आदेशों को मानने से राज्य कर्मचारी इनकार कर सकते हैं। इस प्रकार बोंदा का सिद्धांत काफ़ी उलझा हुआ है और उसने अपने सिद्धांत को स्वयं ही काटा है कि अंतर्विरोध है तो एक तरीके से उसका सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ उसका वो काट भी देता है। परंतु इतनी त्रुटियों के बावजूद भी बोंदा के संप्रभुता के विचारों में काफ़ी स्पष्टताएं हैं और वही प्रथम विचारक था जिसने संप्रभुता को राज्य का आवश्यक अंग माना और संप्रभुता के सामान्य विशेषताएं जैसे उसकी शाश्वतता, सर्वोच्चता, अविभाज्यता इत्यादि पर विस्तार से विचार प्रकट किया। और उसने जो सिद्धांत निर्माण किया वो तात्कालीन फ्रांस की परिस्थितियों के संदर्भ में किया और वो फ्रांस को एक सुदृढ़ शक्तिशाली संगठन के रूप में देखना चाहता था। तो इस प्रकार ये बोंदा का संप्रभुता का सिद्धांत था और उसकी विशेषताएं और सीमाएं या आलोचनाएं हम देख सकते हैं और निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं। प्रश्न में आपको पढ़ा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बोंदा की संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तब आप उसकी परिचय, विशेषताएं और सीमाएं लिखोगे। विशेषताओं में लिखोगे तो सीधा 5 नंबर प्रश्न विशेषताएं लिख दो, कोई 2 विशेषता लिखनी है तो कोई 2 विशेषता आप लिख दो। तो ये था आज की क्लास में आपका संप्रभुता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्लास में हम सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीनों विचारक टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।